काश जो बात रीमा अब समझ रही है वह पहले ही समझ गई होती। काश उसने अपने पड़ोसी के बहकावे में आकर अपने ही पति आकाश की हत्या नहीं की होती। आज वह जेल के सलाखों के पीछे नहीं होती। यह ठीक है कि उसका पति साधारण व्यक्ति था, पर था तो पति ही, और उसे रखता भी प्यार से ही था। उसका छोटा सा घर, छोटा सा संसार था। हाँ, अनावश्यक दिखावा नहीं करता था। आकाश अनावश्यक दिखावा करता था। समीर आकाश का दोस्त, उसे भाभी कहने वाला व्यक्ति, वह उसे प्रभावित करने के लिए क्या क्या तिकड़म नहीं लगाता था, पर उस समय उसे यह तिकड़म ना लगकर सच्चाई लगती थी। उसका पति आकाश समीर का पड़ोसी होने के साथ साथ उसका मित्र भी था, अतः घर में आना जाना लगा रहता था। समीर बहुत ही सजीला और स्टाइलिश युवक था। रीमा से वह दोस्त की पत्नी के नाते हंसी मजाक भी कर लिया करता था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ती गई। रीमा को आकाश की तुलना में समीर ज़्यादा भाने लगा। समय निकालकर समीर रीमा से फ़ोन पर बातें भी करने लगा। शुरू में साधारण बातें, फिर चुटकुलों का आदान प्रदान, फिर कुछ कुछ ऐसे चुटकुले जो सिर्फ काफ़ी करीबी लोगों के बीच ही होती थी। फिर अतरंग बातें। आकाश को संदेह ना हो इसीलिए वह सारे कॉल डिटेल्स को डिलीट भी कर देती थी। समीर का नंबर भी उसने समीरा के नाम से सेव किया था, ताकि कोई देखे तो समझे कि किसी सखी का नंबर है। समीर ने अपने डीपी भी किसी फूल का लगा रखा था। कोई देखकर नहीं समझ सकता था कि वह किसका नंबर है। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि रीमा को समीर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। समीर भी उससे यही कहता था कि उसे रीमा के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। कई बार जब वह घर में अकेली होती तो समीर को कॉल करके बुला लेती और दोनों जमकर मस्ती करते थे। घर के अधिकांश सदस्य निचले माले पर रहते थे, अतः समीर के छत के रास्ते से आने पर किसी को भनक भी नहीं लगती थी। न जाने कैसे आकाश को भनक लग गई। उसने रीमा से कहा, तुम जो खेल खेल रही हो उससे तुम्हें भी नुकसान है, मुझे भी और समीर को भी। यह खेल अंतकाल तक तो नहीं चल सकता। तुम चुपचाप अपना लक्षण सुधार लो। कैसी बातें कर रहे हो? समीर तुम्हारा दोस्त है, इस नाते मैं उससे बातें कर लेती हूँ, तो इसमें तुम्हें खेल नज़र आ रहा है। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उससे बातें नहीं करूँगी। रीमा ने प्रतिरोध किया, पर उसकी आवाज़ में खोखलापन था। बात आई गई तो हो गई, लेकिन कि अब रीमा और समीर का मिलना जुलना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो गया था। पर रीमा समीर के प्यार में अंधी हो चुकी थी। समीर को शायद रीमा से प्यार तो ना था, पर वह उसकी वासना पूर्ति का साधन थी, अतः वह अपने इस साधन को फिलहाल छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन समीर ने मौका पाकर रीमा को फ़ोन किया। हेलो डार्लिंग, कहाँ हो और कब मिल रही हो? अब मिलना कैसे संभव होगा? आकाश को पता चल गया है। आकाश को अगर रास्ते से हटा दें तो इतना आसान काम है क्या? कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह वास्तविक ज़िंदगी है। आसान है अगर तुम साथ दो। फिल्मी कहानी भी हकीकत के आधार पर ही बनती है। उसे रास्ते से हटा देंगे, यदि संभव हुआ तो लाश को ठिकाने लगा देंगे, अन्यथा पुलिस को तुम खबर करोगी कि उसकी हत्या किसी ने कर दी है। पुलिस अबला विधवा पर शक भी नहीं करेगी। फिर हम भाग चलेंगे कहीं दूर और नए सिरे से ज़िंदगी बिताएंगे। रीमा समीर के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसके सोचने समझने की क्षमता जा चुकी थी। समीर ने जो प्लान बताया उसे सुन पहले तो वह सकपका गई।
और बाद में वह इस पर अमल करने के लिए राजी हो गई। प्लान के अनुसार उस रात रीमा आकाश को खाना खिलाने के बाद कुछ देर उसके साथ बातें करती रही थी। दोनों बातें करते करते आलिंगनबद्ध हो गए। आज रीमा काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही थी। आकाश को भी यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि रीमा सुबह की भूली हुई शाम को घर आ गई है। वह भी काफ़ी उत्साहित उत्तेजित महसूस कर रहा था। देखते देखते उसके हाथ रीमा के शरीर पर फिसलने लगे। वह उसके अंग प्रत्यंग को सहला रहा था, दबा रहा था। रीमा भी कभी उसके बालों पर हाथ फेरती, कभी उस पर चुंबन की बौछार कर देती। प्यार अपने उफान पर था। दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे। फिर आकाश निठाल होकर हाँफते हुए करवट बदल कर सो गया। रीमा जब निश्चिंत हो गई कि आकाश सो गया है तो वह रूम से बाहर आकर अपने मोबाइल से समीर को मैसेज किया। समीर इसी ताक में था। समीर के घर की छत आकाश के घर की छत से मिला हुआ था, अतः उसे आने में कोई परेशानी नहीं होनी थी। जैसे ही उसे मैसेज मिला वह छत के रास्ते ही आकाश के घर में चला आया। रीमा उसकी प्रतीक्षा कर ही रही थी। वह उसे उस रूम में लेकर गई जिसमें आकाश बेसुध सोया हुआ था। समीर अपने साथ रस्सी लेकर आया था। उसने धीरे से रस्सी को आकाश के गर्दन से के नीचे से डालकर फंदा बनाया और फिर जोर से दबा दिया। नींद में होने के कारण जब तक आकाश समझ पाता, स्थिति काबू से बाहर हो चुकी थी। तड़पते हुए आकाश अपने हाथ पैर फेंक रहा था। रीमा ने उसके पैर को अपने हाथों से दबा दिया। उधर समीर ने रस्सी पर पूरी शक्ति लगा दी। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आकाश का शरीर ढीला पड़ गया। अब आगे क्या किया जाए? यह एक मुश्किल सी लाश को बाहर ले जाने से लोगों के जान जाने का खतरा था। समीर छत के रास्ते वापस अपने घर चला गया। रीमा ने रोते लपटे हुए निचले माले पर सोए घर के सदस्यों को जाकर बताया कि किसी ने आकाश की हत्या कर दी है। पूरे घर में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। योजना यही थी कि कुछ दिनों के बाद रीमा समीर के साथ कहीं दूर जाकर रहने लगेगी। पर पुलिस को एक बात नहीं पच रही थी कि पत्नी के बगल में सोए पति की कोई हत्या कर जाएगा और पत्नी को पता नहीं चलेगा। पुलिस रीमा से तथा आसपास के अन्य लोगों से तहकीकात करती रही। किसी ने पुलिस को समीर और रीमा के प्रेम प्रसंग की बात बता दी। पुलिस ने समीर से भी पूछताछ की। उसका जवाब कुछ बेमेल सा लगा तो उसके मोबाइल कॉल की डिटेल ली गई। स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच कई हफ्तों से बातें होती रही है। कड़ी पूछताछ हुई तो रीमा टूट गई। उसने सारी बातें पुलिस को बता दी। समीर और रीमा दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब रीमा को एहसास हुआ कि उसने समीर के बहकावे में आकर गलत कदम उठा लिया था। अब उनके पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं था।